नमस्कार, मैं प्रदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने द एक्सीलेंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रदीप। आज हम आपको इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदी का कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं। आप जुड़ चुके हो मेरे साथ, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। एक्स फैकल्टी ऑफ पैरामाउंट एग्जामपुर लिव आउट कर चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी आपकी एक्सीलेंस क्लासेस पे। ये मेरा खुद का चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग हिंदी की स्टार्टिंग से वीडियोस, मतलब कि ये कह सकते हैं हम आपको हिंदी पूरा की पूरा 0 से लेकर के 100 लेवल तक यहाँ पढ़ाई जाएगी। और ये जो कंटेंट रहेगा ये यूपी पुलिस, चाहे सुपर टैट हो, चाहे टैट हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, लेखपाल हो, सभी के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। आप बेधड़क हो करके आप अगर एक बार पढ़ोगे, सीखोगे, आप कहोगे कि रियलिटी में हमें कुछ कंटेंट इस चैनल के थ्रू मिला है, ठीक। तो आज हम लोग दोस्त सबसे पहली चीज देखें, पढ़ेंगे क्या? हिंदी। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर हिंदी ऐसे लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं पर हिंदी को इस वे में भी लिखा जाता है। आपने कभी सोचा कि ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। अगर किसी समय किसी एग्जाम में अगर ये पूछ लिया जाए कि शुद्ध वर्तनी के तौर पर इन दोनों में से कौन सी हिंदी एकदम करेक्ट लिखी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखें, आप सोच रहे होंगे कि सर ये भी सही है, ये भी सही है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन दोस्त, अगर मैं व्याकरणिक, यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं व्याकरण दृष्टि से अगर मैं इसको देखूं, तो शुद्ध वर्तनी के तौर पे ये वाली हिंदी एकदम राइट है और ये रॉन्ग है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों? रीजन इज कि आपने देखा होगा कि जो अंकी बिंदी है ये कहीं कहीं पर ना का रोल देती है, कहीं कहीं पर ये मां में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमने लिखा संयोग, हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हम क्या करते हैं? समधन योग। अब आप ये देखो, ये अंकी बिंदी म में कन्वर्ट हो गई, ठीक। तो इसे मैं 100% ही न दी यानी हिंदी ही पढ़ूंगा हर कंडीशन में। लेकिन अगर मैं बात करूं इसे मैं ही न दी ये भी पढ़ सकता हूं, और ये अगर अंक की बिंदी अगर मेरा म का रोल खेलेगी तो ये हो जाएगा हिंदी। एक हिंदी और एक हिंदी, दोनों में अंतर है या नहीं? ठीक। इस वजह से व्याकरण अगर दृष्टि से अगर आप देखेंगे दोस्त, तो ये वाला एकदम करेक्ट लिखा है और ये क्या लिखा हुआ है आपका? गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चले आगे बढ़ते। हिंदी शब्द की उत्पत्ति पे आज फोकस करेंगे कि हिंदी शब्द पैदा कैसे हुआ, कैसे बना, क्या रीजन था। देखिए, हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है आपके हिंदू शब्द से। जबकि बहुत से बच्चों को यह कंफर्म रहता है कि सर जहां तक हमने पढ़ा है हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है, जबकि यह गलत है। इस हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंदू से हुई है, और इस हिंदू शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है आपकी सिंधु शब्द से। देखिए, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में एक सिंधु प्रांत जो है, एक सिंधु सभ्यता जो सिंधु घाटी के नाम से प्रसिद्ध मानी जाती है, वहां पर प्राचीन समय की अगर बात बताऊं तो प्राचीन समय में वहां पर ईरानी लोग रहा करते थे, ठीक है। आर्य लोग रहा करते थे, जिनकी लैंग्वेज क्या थी? फारसी, ईरानी भाषा थी उनकी, ठीक है। फारसी लैंग्वेज थी, ईरानी लोग रहा करते थे। तो वहां का एक राजा था, ये लगभग 9वीं और 8वीं 10वीं सदी की लगभग बात है कि वहां पर एक राजा था नौसेरा। प्रॉब्लम क्या थी कि ये लोग ह को, यानी कि इस स को ह कहते थे और इस ध को ये लोग द कहते थे।
तो ये लोग वहां के जो लोग थे हिंदू सिंधु लोग, उसे सिंधु न कह करके क्या कहता था, हिंदू कहता था। तो वहीं से ये प्रचलन में आ गया, ठीक है, कि हिंदू लोगों को यानी सिंधु लोगों को, सिंधुवासी जो थे उन्हें सिंधुवासी ना कहकर के हिंदूवासी कहता था, ठीक है। फिर इसी शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई, हिंदू की, और हिंदू शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों, हिंदी की। नेक्स्ट, इसी हिंदू शब्द से बना है आपका हिंदवी शब्द, याद रखिएगा, और इसी हिंदू शब्द से बना है आपका हिंदुस्तान। इट मीन्स इस एक शब्द से इस तीन शब्द का निर्माण हुआ है, याद रखिएगा। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि ये चारों के चारों किस भाषा के शब्द हैं, तो याद रखना ये चारों के चारों दोस्तों फारसी भाषा के हैं। किसके हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। अगर पूछा जाए हिंदू, हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तान, ये चारों शब्द जो हैं वो किस भाषा के शब्द हैं, तो ये फारसी भाषा के शब्द हैं। इज इट क्लियर गाइस। दूसरी चीज, अब जितना एग्जामिनर सोचता है ना, आप और हम भी तो उसके बराबर क्या उससे ऊपर भी सोच सकते हैं। देखिए यहां से और क्या क्वेश्चन बनतेगा, ये पूछ लेगा कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ। ज्यादा से ज्यादा ये तो पूछेगा, जब हिंदी शब्द बन गया तो सबसे पहले हिंदी शब्द को किसी ना किसी पुस्तक में तो लिखा होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ स्टार डाल देता हूं मैं, देखें आप, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ, तो याद रखिएगा उसका नाम है आपका खलिकबारी। क्या है, खलिकबारी। और खलिकबारी के राइटर कौन है, याद रखिएगा खलिकबारी ये क्या है दोस्तों, एक पुस्तक है, और इसके राइटर कौन है, अमीर खुसरो। इसी हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खलिकबारी में किया, और इसी खलिकबारी में हिंदी शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ, 5 बार किया गया। कितनी बार किया गया, 5 बार इसका प्रयोग किया गया। देखें आप, यहां से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोगों ने पूरा की पूरा क्लियर हो चुका होगा आपका ये। दोबारा, हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से, और हिंदुस्तान, हिंदी और हिंदवी शब्द की उत्पत्ति हिंदू शब्द से हुई है। इज इट क्लियर गाइज। ठीक, पूछेगा कि ये चारों शब्द किस भाषा के हैं, तो फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदी जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ, खलिकबारी में हुआ। कितनी बार हुआ, 5 बार हुआ। इसके राइटर कौन है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में शायद आप लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी होगी, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। इनका जन्म पटियाली एटा कासगंज में हुआ था, और आप भी जानते हैं कि अमीर खुसरो जो हैं खड़ी बोली के जनक कहलाए जाते हैं। तबला, सितार, वाद्य यंत्र के आविष्कारक माने जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन यापन में 7 राजाओं का आरोहण देखा था। अभी हाल ही में यूपी बीएड के एग्जाम में पूछा था कि अमीर खुसरो ने अपने पूरे जीवन यापन में कितने राजाओं का आरोहण देखा, यानी कि इनके जीवन यापन में दिल्ली सल्तनत पर उस समय 7 राजा हुकूमत कर चुके थे। ठीक, इन्हें तोताए हिंद की उपाधि से नवाजा जा चुका है। तुगलकनामा, खलिकबारी, पहेलिया, नजराइन ए हिंद का हालात है कन्हैया इनकी फेवरेट पुस्तकें रह चुकी हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि रह चुके हैं। इतनी सारी नॉलेज है, ठीक है। और ये किस काल से संबंध रखते हैं, तो याद रखना जब हम हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसमें ये आदि काल से संबंध रखते हैं। मैं आपको यहाँ पर A to Z एक एक चीज़ को सेपरेट कर करके पढ़ाने वाला हूँ, याद रखिएगा इस चीज़ को। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक, तो अभी सिर्फ केवल और केवल हिंदी शब्द की बात हुई है। यहाँ से एक और क्वेश्चन,
कि वर्तमान समय में इस हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, सभी लोगों को पता है। लेकिन जब हिंदी बनकर तैयार हुई थी, जब हिंदी ढलने लग चुकी थी, तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदी बनी आज से उसे देवनागरी लिपि में लिखना चालू कर दो, ऐसा तो था नहीं। जैसे ही हिंदी बनी तो उस समय ये हिंदी किस में लिखी जाती थी? फारसी लिपि में लिखी जाती थी। और तब इस हिंदी का फारसी रूप क्या कहलाता था? रेखता। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि हिंदी का फारसी रूप क्या कहलाता है? रेखता। इसका मतलब हिंदी को सर्वप्रथम देवनागरी में न लिखते हुए किस लिपि में लिखा हमने? फारसी लिपि में लिखा। इसलिए हिंदी का फारसी रूप क्या कहलाया हमारा? रेखता। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हमने शब्दों के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं जरा लिपियों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अब हम लिपि के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, लिपि किसे कहते हैं बताइए? देखिए, अगर मैं बात करूं इस लिपि को कि लिपि को किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। याद रखिए, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। और अगर इसकी अच्छी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो याद रखिएगा, किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ लिखित चिन्हों को स्पेशल निर्धारित किया गया है। उसी निर्धारित चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि मुख्य तौर पर अगर मैं बात करूं, दो होती है। एक ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि। इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है और ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। यानी कि लिख देता हूं अच्छे से, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है और ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। आपने देखा होगा हिंदी हो गई, हिंदी को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना और यहाँ पे जाके उसको एंड करते हैं। क्लियर है? लेकिन कुछ लैंग्वेज होती हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ जाके उसको ख़त्म करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ उर्दू, अरबी, फारसी आदि। अब बात करते हैं ब्राह्मी लिपि की। तो देखिए, ब्राह्मी लिपि से ही एक लिपि का जन्म हुआ है जिसका नाम है आपका देवनागरी। क्या है? देवनागरी लिपि। अब यहां देखो, आप क्वेश्चन क्या बन सकता है कि देवनागरी लिपि, आज हम हिंदी को वर्तमान में देवनागरी लिपि में लिखते हैं, लेकिन इस देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम इस देवनागरी लिपि का क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों, नागर लिपि। कौन सी लिपि? नागर लिपि। दूसरी चीज, इसी नागर लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ? तो याद रखना, गुजरात में हुआ था। किस में हुआ? गुजरात। यानी कि चाहे वो नागर लिपि हो चाहे वो देवनागरी हो, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ, तो याद रखना गुजरात में हुआ। कैसे हुआ ये देखें। इसकी उत्पत्ति में आप लोगों को बताता हूं दोस्तों कि गुजरात में नागर नामक ब्राह्मण लोग रहा करते थे और वो लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे भी थे, ये कह सकता हूँ। तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग भक्ति में लीन रहते थे। तो लोग भक्ति में लीन का मतलब पुस्तकें भी लिखा करते थे। उन्हें नहीं पता था कि हम जो लिख रहे हैं वो क्या लिपि है। उनको कुछ नाम नहीं था उस लिपि का। उसे पता है कि हम इस लिपि का प्रयोग करते हैं, कोई नाम नहीं था। लेकिन
उस नागर जो नामक जो उनका टाइटल था, उस टाइटल पे उन्होंने उस लिपि को नाम दिया नागर लिपि, कि आज से लिखने में हम जिस लिपि का प्रयोग करते हैं, इस लिपि का नामकरण करते हैं, इसका नाम क्या है? नागर। इसे आज से हम नागर लिपि कहेंगे। लेकिन कुछ समय पश्चात होता क्या है दोस्तों, यही नागर लिपि को नाम चेंज कर दिया जाता है कुछ समय पश्चात, और इसका क्या नाम हो जाता है? देवनागरी लिपि। इस नागर लिपि का सर्वप्रथम विवरण अगर आप देखेंगे तो गुजरात का एक राजा था जयचंद। तो राजा जयचंद के जो शिलालेख हैं, उन शिलालेखों में इसके बारे में मिलता है। थोड़ा सा डीप जाना चाहूँगा दोस्तों मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जामिनर जितना जा सकता है मैं उससे आगे ही पढ़ाऊँगा आपको। ब्राह्मी लिपि को यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक है आपकी उत्तर शैली और एक है आपकी दक्षिण शैली। इन दोनों में अंतर क्या है? दक्षिण शैली का मतलब तो ये हो गया, जितनी भी आपकी दक्षिण भारत में जो लैंग्वेजेस हैं वो सब इस दक्षिण शैली में जाएंगी। जैसे मैंने कहा कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, यानी कि दक्षिण भारत में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी लैंग्वेज किस में जाएंगी? इस लिपि में जाएंगी। दूसरी चीज, अगर मैं बात करता हूं उत्तर शैली की, तो उत्तर शैली को कई भागों में बांटा। जैसे सबसे पहली चीज थी इसमें गुप्त लिपि, नंबर सेकंड थी कुटिल लिपि, नंबर थर्ड हुई आपकी शारदा लिपि, और नंबर फोर्थ बनती है आपकी प्राचीन लिपि। क्लियर है? देखिए उत्तर शैली में 4 लिपियां थी। सर्वप्रथम गुप्त लिपि, आपने देखा होगा गुप्त वंश का जब शासन था उस समय गुप्त लिपि का प्रचलन था। समय के अनुसार सारी चीज़ों में परिवर्तन होता है, इसमें भी परिवर्तन होता चला गया। गुप्त लिपि के बाद कुटिल लिपि, कुटिल लिपि के बाद शारदा लिपि, और शारदा लिपि के बाद प्राचीन लिपि। फिर इन्होंने क्या किया, प्राचीन लिपि को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पूर्वी शैली और एक है आपकी पश्चिमी शैली। पूर्वी शैली और पश्चिमी शैली में अंतर क्या है ये देखें। पूर्वी शैली में यानी कि मैं ये कह सकता हूँ जो पूर्वी भारत की जो भाषाएं वो सब इसमें आएंगी, और पश्चिम भारत की भाषाएं जो वो सब इसमें आएंगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा नेवारी, बिहारी, असमिया, उड़िया आदि पश्चिमी शैली की भाषाएं इसमें जाएंगी। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा गुजराती, मराठी, ठीक है, राजस्थानी आदि, ये देखिए ये हैं आपकी वो लैंग्वेजेस जो पश्चिम भारत में प्रचलन में है। पूर्वी शैली में पूर्व भारत की भाषाएं आएंगी, दक्षिण शैली में दक्षिण भारत की आ जाएंगी, और ये उत्तर शैली में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था ये चीज़। तो ये छोटा सा टॉपिक है आपका लिपि, इसे फटाफट से आप नोट कर लो। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो फटाफट आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अपना कमेंट कर देगा, ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें इस चैनल को, ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल में हैं जितने भी लोग हैं वो इस जानकारी से वंचित ना रह जाएं। ये नहीं कि आए और वर्णमाला पढ़ा दिया। अभी आप स्टार्टिंग देख लो, मैं बेस बना रहा हूं आप लोगों का। जिस दिन मैं वर्णमाला पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे कि सर ऐसी वर्णमाला हमने नहीं पढ़ी। चाहे कहीं पर भी पढ़ लो, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं वर्णमाला यहां पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे कि सर रियलिटी में वर्णमाला अब की हम लोगों ने।
अगर मैं अब अगर आपसे प्रश्न पूछूं तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब दे पाएगा। वो दिन चले गए जो पूछा जाता है कि वर्णमाला के कितने भेद हैं, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, वो क्वेश्चन चले गए। क्वेश्चन को किस तरीके से फंसाया जाता है बच्चों में, आपको पता है? ये छोटा सा सब्जेक्ट है। मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं एक सर्कल बना देता हूँ ना दोस्तों, ये बस इसी में हिंदी है। हिंदी इसके बाहर नहीं जाती है कहीं पर भी। मैथ चला जाएगा, जीएस चला जाएगा, लेकिन हिंदी नहीं जाएगी। हिंदी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन देता है। और आपको सिलेक्शन चाहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको टाइम टू टाइम एक एक टॉपिक का मैं वीडियोस दूंगा, मैं आप लोगों को एक एक कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। और इस बेहतरीन कंटेंट के साथ आप देख लेना, किसी भी टीचर्स के साथ मैच कर देना, आप बोलोगे सर रियलिटी में हमने कुछ पढ़ा है। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं आप लोगों से। ये बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? आशा करता हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। क्लियर है? ये हो गया लिपि और वो हो गया हमारा क्या, हिंदी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं वो इसी हिंदी के रिगार्डिंग ही बात करूंगा। देखिए, हिंदी। हिंदी क्या है? आपके मन में दो प्रश्न उठते हैं कि गुरुजी हिंदी एक भाषा है, बिल्कुल सही। और क्या है हिंदी? हिंदी एक भाषा है, बिल्कुल सही, लेकिन और क्या है? हिंदी दोस्तों हमारे लिए एक विषय भी तो है। इसे हम विषय के तौर पे पढ़ते हैं, इसे हम विषय के तौर पे भी पढ़ते हैं। विषय किसे कहते हैं ये हल्का सा बता देता हूं। पाठों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ अ चैप्टर्स, कलेक्शन ऑफ अ टॉपिक्स इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। ठीक, अब बात करेंगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं? अगर मैं बात करूं भाषा की तो याद रखें आप, अगर मुझे यहां से मथुरा जाना है, दिल्ली जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? ऑब्वियसली किसी ना किसी साधन का प्रयोग करके। बाइक से जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, ट्रक से जाऊंगा, पानी के जहाज से जाऊंगा, एरोप्लेन से जाऊंगा, हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। तो भाई मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साधन का प्रयोग करना पड़ा। किसी न किसी साधन के माध्यम से मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ। भाषा भी एक ऐसा साधन है, भाषा भी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम अपने विचारों को किसी दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, रखते हैं। इसी को क्या कहते हैं? भाषा। भाषा कई प्रकार की होती है। देखिए, अगर मैं इसके प्रकार की अगर बात करता हूं तो भाषा होती है तीन प्रकार की। नंबर फर्स्ट होती है मौखिक। मौखिक आप सभी लोग जानते हैं, बोलने वाली। नंबर सेकंड होती है लिखित, लिखने वाली। और नंबर तीसरी होती है सांकेतिक, इशारों वाली। मौखिक जो मैं बोल रहा हूँ, लिखित जो मैं लिख रहा हूँ, सांकेतिक मैंने कहा इशारा वाली। क्रिकेट देखते हैं आप सभी लोग, तो आपने देखा होगा अंपायर ऐसे करता है, इसका मतलब समझ जाता है, वो बोलता नहीं है नो बॉल, समझ गए, इशारा कर दिया कि नो बॉल है, ऐसे करता है, इसका मतलब आउट हो गया। लेकिन वास्तविक रूप से, कथित रूप से, मुख्य रूप से भाषा होती है केवल दो। कौन कौन सी? मौखिक और लिखित, जिसपे मैंने स्टार लगा दिया। अगर मैं बात करूं भाषा के साथ साथ बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, सहराज भाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, मानक भाषा किसे कहते हैं।
बताइए। आपने इन सभी का नाम सुना होगा, लेकिन फिर भी जहां तक मैं बताऊं बहुत कम लोग हैं जो इसे डिफाइन कर सकते हैं। सोचो जरा एक सेकंड। देखें, भाषा समझ आ गया, बोली। एक छोटे से क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में हमेशा किसका प्रचलन रहता है? बोली का। वही क्षेत्र अगर थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, तो वहां उपभाषा बन जाती है। जैसे राजस्थानी एक उपभाषा है, और राजस्थान में आपने देखा कहीं कहीं पर जयपुरी, जिसे हम ढूंढानी के नाम से जानते हैं, राजस्थानी में ढूंढानी बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक है, मालवी बोली जाती है। ये सारी क्या हैं? ये सारी की सारी बोलियां हैं, ठीक है। तो राजस्थानी क्या हो गई? एक उपभाषा, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्र बड़ा है। उस राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढानी, जयपुरी सारी चीजें बोली जाती हैं, तो वो क्या बन गई? उपभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जो किसी एक देश में अत्यधिक मात्रा में बोली जाए और अत्यधिक मात्रा में समझी जाए, उस लैंग्वेज को कहते हैं राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ऐसा कहा जाता है, लेकिन लिखित प्रावधान नहीं है, लिखित प्रावधान नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि इस हिंदी के बलबूते पर आप ऑल ओवर इंडिया का भ्रमण कर सकते हैं। मुझे केवल हिंदी आती है, मैं जम्मू कश्मीर से लेकर के टिल कन्याकुमारी और यहाँ गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक मैं घूम सकता हूँ, सिर्फ हिंदी के बलबूते में। कि मुझे पता है कि अगर मैं कन्याकुमारी जाता हूँ तो वहाँ हिंदी बोलने वाले भी मिल जाएंगे, हिंदी समझने वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर केवल और केवल मुझे तमिल आती है तो क्या यूपी में समझ पाएगा कोई? राजस्थान में समझ पाएगा कोई? जम्मू कश्मीर में समझ पाएगा? दूर दूर तक जाऊँगा तब भी ना मिलेगा मेरे को समझने वाला और बोलने वाला। लेकिन हिंदी वाले बगल में बैठे हुए हमारे। राजभाषा किसे कहते हैं? देखें, एक ऐसी भाषा जो कि किसी एक देश के सरकारी दस्तावेजों में जिस लैंग्वेज का यूज़ होता है, यानी कि एक किसी भी सरकार के, किसी भी राष्ट्र के सरकारी दस्तावेजों में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा को कहते हैं राजभाषा। और राजभाषा हमारी हिंदी है। ये लिखित तौर पे बोला गया है आर्टिकल 343 में, ठीक है। जब आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में अनुच्छेद संख्या 343 का जो क है उसमें बोला गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। सर आपने हमें राजभाषा तो बता दिया, लेकिन ये सह राजभाषा क्या है? तो देखो, हमारे इस देश में 70 से 80% जो कागजी कार्रवाई होती है वो होती है हिंदी में। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्री ऐसी है जिसमें हम हिंदी का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं? इंग्लिश का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे देश की सह राजभाषा कौन सी है दोस्तों? इंग्लिश। इसका प्रावधान भी लिखित तौर पे दिया गया है। लेकिन एक समस्या, जब आप भारतीय संविधान में अनुसूची संख्या 8 को पढ़ते हैं तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का प्रावधान है। तो दोस्त जो 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा उस पूरी 22 भाषाओं में इंग्लिश का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। दूसरी चीज, मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा उस भाषा को कहते हैं जब कोई बच्चा पैदा होकर सर्वप्रथम अपने माता और पिता से अर्जित करता है, उस भाषा को कहते हैं मातृभाषा। और सभी की मातृभाषा अलग होती है। हम लोग यूपी में जन्म लिए हैं तो हम लोगों ने हिंदी सीखी, हमारी मातृभाषा यानी कि मदर टंग हिंदी बनी। जो तमिलनाडु में रहता है उसके लिए तमिल बनी, जो कर्नाटक में रहता है उसकी मदर टंग कर्नाटक बनी, जो महाराष्ट्र में पैदा हुआ उसकी मदर टंग मराठी बनी। तो याद रखना, मातृभाषा, ठीक है, अपनी खुद की लैंग्वेज होती है जिसे हम सर्वप्रथम मम्मी और पापा से सीखते हैं, ठीक है। और ये जो मातृभाषा है हर प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है, ये नहीं कह सकते कि सभी की हिंदी है।
मानक भाषा, रेडियो और टेलीविज़न में जिस लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं उसी लैंग्वेज को क्या कहते हैं, मानक भाषा। ठीक है, तो ये था आपका आज हिंदी का इंट्रोडक्शन। आई होप कि बहुत बेहतरीन लगा होगा। जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, द एक्सीलेंस क्लासेस विथ प्रदीप सर। ठीक, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को पहुंचाएं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।